नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हम देख रहे हैं। करीब करीब आधा % ऊपर है निफ्टी, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि 17,900 के आसपास ही है। 17,000 18,000 वाला जो रेजिस्टेंस है वो बाजार के लिए आज भी काम करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो बिल्कुल जो निफ्टी की चाल है सेम वही चाल है निफ्टी बैंक की भी। आधे % के आसपास की मजबूती वहां पर है। 150 अंकों ऊपर है निफ्टी बैंक। सेंसेक्स में है 250 अंकों के आसपास की बढ़त। आधा % से थोड़ा सा कम तीनों ही इंडेक्स ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। आज पावर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। सरकार ने जो इमरजेंसी फैसला लिया है कि जो कोयला वाले जो पावर प्लांट है उनको पूरी कैपेसिटी से चलाया जाए, कीमतों की सीलिंग बढ़ाई है और इस सीलिंग के बढ़ने से हम देख रहे हैं कि पावर शेयर में आज रौनक लौटी है। और अडानी पावर तो लगातार हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन से अब ये अपर सर्किट वाले मोड में चल रहा है। 150 से नीचे के भाव देखिए और वहां से लगातार इसमें जोश है और अब 171 रुपए का भाव देखिए। 5% के सर्किट पर यह शेयर आपको लॉक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स में भी आज अच्छी तेजी है, 2.25% के आसपास की। एल&टी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, तो स्टील वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ा सा मोमेंटम लौटा है। और आज हम देख रहे हैं कि आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दौर है, क्योंकि आईटी ने कल संभाला था बाजार को, कल हमने तेजी देखी थी आईटी में। आज प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आ रही है। विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, ये तमाम शेयर जो है कमजोरी के साथ ये कारोबार कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां से संकेत ठीक ठाक हैं। ज्यादातर शेयर आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 1130 शेयर एनएससी पर मजबूत हैं, 838 शेयर हैं कमजोर। तो मूड माहौल थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पर बाजार का आज दिख रहा है। लेकिन यूएस स्टॉक्स में आपको हम बाजार को लेकर गाइड करेंगे। आपके जो भी शेयरों से जुड़े सवाल है वो भी शामिल करेंगे और मौके कहां पर बन रहे हैं ये अपने एक्सपर्ट्स के जरिए हम जानेंगे। सवाल पूछने के पहले आपको तरीका बताते हैं रोज की तरह फटाफट। तो 9167329108 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होगा। आप फोन उठाइए, हमें फोन कीजिए या फिर SMS कीजिए और व्हाट्सएप के जरिए भी आप चाहें तो हम अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी आप ET Now स्वदेश तक पहुंच सकते हैं अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ET Now स्वदेश को देख रहे हैं तो। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और द स्ट्रीट्स की कुणाल रामभिया। और थोड़ी देर में कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज की सरिता पंसारी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। कुणाल और अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सरिता, आपका भी शुक्रिया कहेंगे आज समय देने के लिए और इस खास मौके पर जुड़ने के लिए। शुरुआत कुणाल आपसे करना चाहेंगे निफ्टी के लेवल्स को लेकर। कल हमने देखा था कि रेंज था, कहीं ना कहीं हमने 17,900 के आसपास ही दिन भर हमने घूमते हुए देखा। आपको कुणाल क्या लगता है कि आज बाजार थोड़ा सा जोश पकड़ेगा? क्या 18,000 की तरफ हम बढ़ेंगे? क्योंकि कल हम 18,000 तक गए जरूर थे, लेकिन वहां से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखा था, बाजार नीचे आ गया था। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमने एक ब्रॉडर फॉर्मेशन देखा हुआ है और वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। और अगर मैं डेट की बात करूं तो करीब करीब 21 दिसंबर से लेके अब तक हमने रेजिस्टेंस देखा है करीब 18,150 के लेवल पे। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमने देखा है 17,750। बजट के दिन हम एक्सट्रीम लो पे गए थे, बट इमीडिएट हमने रिकवरी भी देखी थी। सो ये जब तक ब्रॉडर कंसोलिडेशन जो निफ्टी पे चल रहा है वो ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक आई थिंक ये साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी हो सकती है। हमने सिर्फ 2 दिन पहले एक बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट की आशा देखी थी और वो था करीब लेवल था 17,950 का। वहां से हमने उछाल देखा 17,150, लेकिन फिर से वो लंबे रेजिस्टेंस पे आके निफ्टी रुक गई थी। सो एज ऑफ नाउ अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू की बात करें तो एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट लग रहा है। 17,950 से 18,000 के लेवल्स को आज के दिन हमें मॉनिटर करना होगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 17,800 का लेवल होगा। लंबे व्यू से जो हमने 2 लेवल्स बताए वो ध्यान में रखने होंगे और ब्रेकआउट पे ही हम नई ट्रेंड की आशा कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर कोई नया ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। उस बीच दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा बाजार। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है, हमने आपको बता ही दिया। लगातार फोन लाइन नंबर भी हमारा आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, तो उसके जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। श्रीकांत। श्रीकांत जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मैंने 2021 अगस्त में लिया था ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, 50 स्टॉक लिया था। मैम ये अभी तक क्योंकि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो क्या सेल कर दें इसे या अभी रखते हैं?
बिल्कुल, काफ़ी नुकसान भी हो चुका है और आपने लिस्टिंग के आसपास ही स्टॉक में एंट्री भी की थी और जैसा कि आपने बताया लगातार वीकनेस ही है इस स्टॉक में। 48% गिर चुका है जब से लिस्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक। यहाँ पर अविनाश आपसे राय लेना चाहेंगे। नुकसान काफ़ी हो रहा है इनको, करीब 15-16 हज़ार का नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में और इनकी खरीदारी से अब काफ़ी नीचे आ चुका है। बहुत जल्दी रिकवरी की तो कोई उम्मीद है नहीं। क्या करना चाहिए ग्लेनमार्क लाइफ में? थोड़ी देर रुके, कुछ रिकवरी आप देख रहे हैं या फिर अभी एग्जिट कर ले और कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगे एंट्री के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने बहुत ही सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है। जब से आईपीओ हुआ है तब से कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है और हालांकि कंपनी सीडीएमओ में और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडरी है। परफॉर्मेंसेस बहुत म्यूटेड है और इस बात के कारण स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल से अगले 6-8 महीने के लिए तो कोई बड़ी अपसाइड दिख नहीं रही है क्योंकि अभी भी एपीआई प्राइसेस थोड़े से कमजोर है। मेरी राय में इनको स्विच करके कोई दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये चाहे तो मैं समझता हूँ कि कैपिटल गुड्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नाम का विकल्प है, वो करीबन 370-75 चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल पे अगर वो एंटर करते हैं तो उनको कम से कम 425-450 का टारगेट साल भर में मिल सकता है। तो अपना लॉस जो भी है वो यहाँ से वो रिकवर कर सकते हैं। तो स्विच करने की राय रहेगी क्योंकि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। ठीक है, ग्लेनमार्क के लिए शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है, स्विच करने की सलाह है। लेकिन स्पाइसजेट को लेकर खबर आ रही है कि जो लायबिलिटीज़ हैं उसको इक्विटीज़ में बदलने की पर कंपनी विचार करेगी और फ्रेश कैपिटल बढ़ाने पर भी विचार करेगी। सीधा सीधा मतलब है कंपनी अपनी पूंजी भी डालेगी, कंपनी में अपने पैसे डालेगी और जो देनदारियां हैं जो इनको चुकाना है, जो बकाए, उसके बदले में कंपनी में हिस्सेदारी देने पर कंपनी विचार करेगी, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी। और स्पाइसजेट, हालांकि ये अपडेट आने के बाद भी, ये स्टेटमेंट आने के बाद भी हम कुछ खास एक्शन स्पाइसजेट के शेयर में देख नहीं रहे हैं। और इस बीच खबर आई है एनटीपीसी को लेकर कि कंपनी 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। आज हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स बजिंग हैं। सरकार ने जो अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके, इमरजेंसी कानून का इस्तेमाल करके जो आदेश दिया है कि कोयला आधारित जो पावर प्लांट है उनको 100% कैपेसिटी पर चलाया जाए और अब प्राइस की सीलिंग बढ़ाई है और उसके चलते हम बस देख रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर एनटीपीसी को लेकर के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। अविनाश जी, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? और एनटीपीसी हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी का ये टॉप गेनर है, ये शेयर करीब 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर है और सपोर्ट देगा ये? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए, ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि देखिए एनटीपीसी और दूसरे जो पावर जनरेटिंग कंपनियां हैं वहाँ पे एक डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटिमेंट प्रिवेल करेगा, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स और Q3 के जो नंबर्स आ गए हैं अभिषेक, वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है और पावर जनरेशन कंपनीज के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। तो ये डेफिनेटली एनटीपीसी के लिए अच्छी खबर है। तो यहाँ पे अगर कोई निवेश भी करना चाहे तो कम से कम 12-15 महीने व्यू लेके यहाँ पे एक छोटा निवेश भी बनता है। ठीक है, एनटीपीसी को लेकर ये भी आगे बढ़ेंगे। बिहार से शैलेंद्र का सवाल लेंगे। शैलेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर। मेरा एक सवाल है, मेरा एक है जो मैंने बाउट किया है करीब 32 के रेट पे, ओजोन इंटू प्रॉपर्टी लिमिटेड। आपने शैलेंद्र जी आपने कब लिया था शेयर? ये मैंने लिया है लास्ट मंथ, लिया है जनवरी में। तो मुझे इस पे फंडामेंटल और टेक्निकल राय दोनों चाहिए फॉर 6 मंथ के लिए। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक हमारे सवाल का जवाब दीजिए। 25,000 की आपने क्वांटिटी ली है एक बड़े साइज में, इसके पीछे कोई खास वजह, किसी ने आपको सलाह दी थी, आपने खुद रिसर्च की थी या फिर क्या देखा आपने कंपनी में? नहीं, मैंने खुद रिसर्च किया था कि लास्ट टाइम मैंने देखा जनवरी में एक बल्क डील हुई थी कुछ 10 लाख शेयर की जी, और बहुत दिन से स्टॉक चल नहीं रहा था तो मूवमेंट आया था, तो मुझे लगा कि शायद ये शॉर्ट टर्म में कुछ गेन हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए आपने लिया और आपको लॉस हो गया। देखिए करीब 1.5 लाख रुपए का लॉस है आपने जो भी शेयर खरीदे हैं। कुणाल, शॉर्ट टर्म का ही व्यू चाहिए। आप जरा आप शेयर को ट्रैक कीजिए क्योंकि जो नतीजे जो आए थे पिछली तिमाही के, वहाँ से बहुत उत्साहजनक आंकड़े निकल के नहीं आए थे। आप ये बताइए कि अभी करना क्या है प्रोजोन के शेयर में?
इस काउंटर में एक्चुअली बहुत सारी क्वेरीज पहले भी आ चुकी थी मेरे पास, और इसका वजह ये था कि ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में लंबे समय से है। इसमें वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे बने थे, लेकिन इसमें एक खास देखने जैसी बात ये है कि अगस्त 2018 से लेके अब तक इस काउंटर ने 40 लेवल्स को क्रॉस नहीं किया है। रिसेंटली जो एक बड़ा सा स्पाइक आया था वो था जनवरी में, जब ये काउंटर फिर से 40 तक पहुंचा और वहीं से लुढ़का हुआ है। सो इस काउंटर में जब तक ये 40 के ऊपर नहीं निकलता, आई थिंक एक नई रुझान शुरू होनी तो बहुत ही मुश्किल है। फॉर टाइम बिंग अगर हम इसके सपोर्ट की बात करते हैं तो 24.50 से 24 का एक जोन है जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस काउंटर्स में जिस तरह हमारे व्यूअर ने कहा है, डेफिनेटली सोच समझ के इन्होंने पोजीशन ली होगी, बट एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर इस जैसे इन काउंटर्स में अगर बाइंग करें भी, तो अगर मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है तो इमीडिएट लॉस बुक कर दीजिए, बिकॉज इसमें जिस तरह से मुनाफा करने जाते हैं वैसे नुकसान भी बहुत लंबा हो जाता है। सो एज ऑफ नाउ होल्ड करिए, लेकिन जैसे इसमें मोमेंटम आए जल्द से जल्द इस काउंटर से निकल जाए। भी उछाल मिलता है, निकलने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक से। अगले दर्शक हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं, शब्द स्वरूप। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मैम मेरे पास रिलायंस कम्युनिकेशन के 12,000 शेयर्स है ₹2 के हिसाब से, तो क्या इसे अभी रखा जा सकता है या निकलना ही अच्छा रहेगा इसके लिए? रिलायंस कम्युनिकेशन आपने ₹2 पे एंट्री की थी। मैम ये सब स्टॉक्स हम अपने अक्सर जो भी दर्शक हैं उनको सुझाते भी रहते हैं। पुल बैक के लिए आप एंट्री ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी भी ज़्यादा ले लेते हैं, उसके बाद नुकसान भी काफ़ी होता है। कोई भी उछाल मिले निकलने की ही सलाह है फिलहाल तो रिलायंस कम्युनिकेशन से। कोई और भी सवाल है कि आपका शब्द? और अदानी पावर से मेरे पास 10,000, तो क्या इसे रखा जाए? ₹203 में मैंने खरीदा और था। किस भाव पर लिया है आपने अदानी पावर? ₹203 पे मैम। ₹203 पे, ठीक है। ऑल राइट, अदानी पावर में भी इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 शेयर 203 पर लिया है। बट हम काफ़ी समय से देख रहे हैं अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अब रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अदानी पावर पे भी आपको हम राय दिलवा देते हैं। सरिता, आपसे अब समझना चाहेंगे, रिलायंस कम्युनिकेशन पे हम आपका व्यू बाद में लेंगे क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी अब उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इन्होंने भी ट्रेडिंग करने के लिहाज से प्योरली ₹2 पे एंट्री कर ली थी, बट वहाँ से भी ये स्टॉक नीचे आ चुका है, तो उस पर आप बाद में सलाह दीजिए, लेकिन पहले अदानी पावर पर राय दीजिए। यहाँ क्या करें? 203 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ था ये स्टॉक। अदानी पावर ये 432 का हाई बनाकर ये अभी कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है, इसके अदानी में जो सब न्यूज है उसकी वजह से, और ये अभी फिलहाल 171 पर आया है। तो अगर फिलहाल मैं इसका टेक्निकल चार्ट देखूं तो ये मंथली के इसके 50 EMA के सपोर्ट पर है, और क्योंकि फिलहाल अदानी के शेयरों पे राय देना काफी मुश्किल है, जो सब न्यूज चल रही है उसके लिए, बट अगर टेक्निकली मैं बोलूं तो ये एट प्रेजेंट अपने सपोर्ट लेवल्स पर है, तो यहाँ हम लोग इसका लो पकड़कर बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसका लो अभी बना हुआ है 140, तो आप 140 का लो रखकर उसको ट्रेल करिए और उन्हें होल्ड कर सकते हैं, पर जिस दिन ये अगर लो तोड़ देगा तो आप आउट हो जाइए, निकल जाइएगा। ठीक है, तो अदानी पावर में कुछ लेवल्स आपको सुझाए गए, उसे वॉच करिए। ये राय। रिलायंस कम्युनिकेशन, सरिता, इस पर भी सुझाव दीजिए। यहाँ से अगर निकलने की सलाह देनी है तो कोई और भी स्टॉक इन्हें सुझाइए, क्योंकि क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले रखी है। तो कोई और शेयर सुझाएंगे इनको जिससे इनके नुकसान की भरपाई और तेज़ी से हो सके? इनकी क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी बताएंगे आप? इन्होंने करीब 10,000 शेयर्स रिलायंस कम्युनिकेशन के भी शायद इन्होंने शेयर चाहिए या बड़ा बता सकती हूँ? 25,000। नहीं, जैसे अभी एट प्रेजेंट अगर विप्रो, हम लोग IT सेक्टर अच्छा चल रहा है और विप्रो ले सकते हैं, या FSL फर्स्ट सोर्स जो अभी ₹119 चल रहा है, ये मुझे लग रहा है ये 140 तक जाना चाहिए।
तो अभी आईटी सेक्टर जिस हिसाब से चल रहा है, विप्रो बेटर ऑप्शन रहेगा। भले ये छोटा इन्होंने इनकी जो आरकॉम में इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो शेयर छोटा है, 1-2 रुपए का शेयर है, बट उसके सामने अगर विप्रो जैसे शेयर में करे तो इन्हें ज्यादा फायदा होगा, और 440 का इसका टारगेट है। ठीक है, आरकॉम गलती आपसे हो गई है, ये शेयर खरीद कर कोई उम्मीद मत पालिए, क्योंकि कोई भी कंपनी के शेयर तभी चलते हैं, छोटे मोटे मूव्स की बात अलग है, अदरवाइज एक बड़ी चाल तभी दिखती है जब उस कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड हो, कारोबार बढ़िया चल रहा हो, मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत नहीं हो और आगे भविष्य को लेकर संभावनाएं दिख रही हैं। अब तो आरकॉम से आप निकल जाइए, विप्रो में आप निवेश कीजिए, ये सलाह है सरिता की। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से विनोद कुमार हमारे साथ हैं। विनोद जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरे पास फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन है 400 शेयर 119 रुपए 25 पैसे में। 119.25 पर 119.35 आपने आज ही खरीदा विनोद जी क्या? नहीं सर जी, 4-5 दिन पहले खरीदे थे, अब फिर 1-2 दिन बाद भी खरीदे हैं। ठीक है, बिल्कुल 400 देखिए शेयर है मेरे ये पास। संयोग है कि जो खरीद भाव है बिल्कुल स्क्रीन पर शेयर भाव भी बिल्कुल वही है, एक पैसे का भी फर्क नहीं है। अविनाश जी आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस निवेश के लिए सही कंपनी है क्या ये? अगर किसी को लंबी अवधि का दांव खेलना है तो यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं क्या? देखिए, ये का सबसे बड़ा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटफिट है, और जिस प्रकार का इनका बिजनेस है, मुझे लग रहा है कि देखिए नियर टर्म में तो चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में काफी बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है। इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आईटी को लेके जो ग्लोबली फोकस्ड जो बिजनेसेस है उसमें डेफिनेटली एक स्लो डाउन हमने देखा है, स्पेशली यूएस और यूरोप को जो टारगेट करते हैं। तो बीपीओ में भी हमको लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड नियर टर्म में नहीं आएगी, बट हाँ, अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो मैं समझता हूँ कि इनको डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो तब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट सोर्स में ये राय आपको दे दी गई है। थोड़ा समय दीजिए आपको स्टॉक में, ये सलाह। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। यो स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि खरीदारी में ही कारोबार हो रहा है, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है बाजार, 17,900 के नीचे आया है, 0.25% के आसपास के गेंस अब रह गए हैं और यही स्थिति निफ्टी बैंक की भी है। हालांकि निफ्टी में भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज़्यादा ही कमजोरी हो, लेकिन आज वो रेंज साफ दिख रही है, बाजार टस से मस नहीं हो रहा है। स्ट्रेंथ है स्टील स्टॉक्स में, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सीमेंट में, कैपिटल गुड्स में वहां पर थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है। एनटीपीसी है निफ्टी का टॉप गेनर, 2.5% के आसपास की मजबूती यहां पर हम देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक राय आपसे चाहेंगे अविनाश जी, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर हम देख रहे हैं कि एबीबी हो या फिर सीमेंट्स हो, वहां पर तेजी तो है ही। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एलएनटी में भी आज तेजी है। ये स्टॉक्स आपको लगते हैं अविनाश जी कि अभी बिल्कुल सही भाव पर हैं और अब मौका तलाशने की कोशिश करनी चाहिए, अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो एंट्री देनी चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ, देखिए कैपिटल गुड्स सेक्टर आने वाले साल में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ऑलरेडी बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ का बजट किया है, इसका फायदा तो कैपिटल गुड कंपनीज को तो मिलेगा ही, बट हमने देखा है कि सारे जो बड़े फ्रंटलाइन कैपिटल गुड कंपनीज है, जैसे एलएनटी हो गया, उसके बाद कमिंस हो गया, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है, और जिस प्रकार से अभी कॉर्पोरेट कैपेक्स चल रहा है, मेरे ख्याल से इसका फायदा कंपनीज को जरूर मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे जरूर थोड़ी बहुत पोजीशंस इन्वेस्टर्स को कैपिटल गुड सेक्टर में करनी चाहिए। बहुत समय के बाद सेक्टर चला है और मुझे लग रहा है कि 23-24 में अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल से बनेगी, तो डेफिनेटली इन्वेस्टेबल है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, यही इन्वेस्टर्स को करना है। देश की अवधि को थोड़ा सा लंबा रखना है, भरोसा बना के रखना है, और 2023-24 कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उसके लिए ट्रिगर्स बहुत ही सॉलिड हैं, यहाँ से केपेक्स जिस तरह से बढ़ने वाला है उसका फायदा इन्हीं कंपनियों को मिलने वाला है, ये आप ज़रूर गौर फरमाइएगा। आगे बढ़ेंगे, ट्विटर से राजकिशन जी का सवाल लेंगे और इनका सवाल है एसबीआई कार्ड्स को लेकर। 50 शेयर है 919 रुपये के भाव पर। एसबीआई कार्ड 1.5 साल थोड़े से सुस्ती वाले रहे हैं, ज़्यादा हमने प्रदर्शन होते हुए देखा नहीं है, और
अगर हम ईयर टू डेट यानी कि 2023 में 1.5-2 महीने के आसपास का जो समय बीता है उसमें भी अगर देखेंगे तो ये शेयर नीचे ही आया है। 919 की खरीद है, 748 पर ट्रेड कर रहा है, 750 के नीचे है ये शेयर, आज भी कमज़ोर है। कुणाल, SBI कार्ड, इसमें आप रिकवरी के साइंस कब आते हुए दिखेंगे? कौन सा वो भाव आएगा जिसके ऊपर जाने पर आप कहेंगे कि इसके अब इस शेयर में बुलिशनेस बढ़ रही है और चार्ट्स पॉजिटिव हो रहे हैं? अभिषेक, जिस तरह आपने बताया, इस काउंटर में तो हमने क्लियर डाउन ट्रेंड ही देखा है। अगर अगस्त 2022 से लेकर अब तक की बात करें तो एक भी हायर टॉप हायर बॉटम नहीं है। बट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अब ये लेवल पे ये बन रहा है कि काउंटर ने जो एक्सट्रीम बॉटम हमें दिखाई है 700 लेवल की, वो लेवल हमने पास में भी देखी थी फरवरी 2022 में और अप्रैल जून 2022 में। सो यस, यहाँ से बने रहने की सलाह बनेगी। बट जिस तरह आपने सवाल पूछा है कौन से लेवल के ऊपर ये चार्ट पॉजिटिव बनेगा, तो वो ट्रिगर पॉइंट इस काउंटर में बनेगा करीब करीब 800 के लेवल पे। एज ऑफ नाउ 750 का रेट चल रहा है। 800 लेवल के ऊपर आई थिंक ये जो बड़ा सा डाउन ट्रेंड हमने देखा है वो एक कंप्लीट होगा और एक पॉजिटिव रुझान शुरू हो सकती है। सो एज ऑफ नाउ बने रहें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो ये लेवल से फेवरेबल ही होगा लॉन्ग के लिए, बट मोमेंटम 800 के ऊपर बन सकती है। 800 रुपये के ऊपर बनेगा। SBI कार्ड की बात करें तो फिलहाल आपको इसमें होल्ड की सलाह है कुणाल की तरफ से। उत्तर प्रदेश से अंकित हमारे साथ हैं। अंकित, पूछिए, क्या जानना है आपको? नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी सर, मेरे पास सीएट के 34 शेयर है 1676 रुपए पे। 1676 रुपए के भाव पर 34 शेयर हैं, ठीक है। क्वांटिटी और भाव हम आपका करेक्ट कर लेते हैं। 34 शेयर हैं 1676 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, सीएट के लिए आप किस तरह का भविष्य देख रहे हैं? इस पिछला साल अच्छा भी था, दिसंबर तक हमने भाव देखे थे इसमें 1900 रुपये के आसपास तक की, लेकिन ऊपरी स्तरों से करेक्शन आया और पीछे जो चलने की वजह थी साफ थी कि हमने देखा था कि क्रूड नीचे आया था, रबर के जो नेचुरल रबर के जो प्राइसेस है वहाँ से भी हमने कमी देखे थे, तो उसके लिए उस वक्त तो प्राइस सिनेरियो ठीक लग रहा था, तो मार्जिन ड्राइव हो रही थी। यहाँ से आप किस तरह का भविष्य देख रहे हैं टायर कंपनीज के लिए, और इनके भाव से अब ये शेयर करीब करीब 150 रुपये नीचे है, क्या लगता है कि ये स्टॉक इनकी रिकवरी करवाएगा? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि देखिए टायर सेक्टर में रुझान पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड, यानी अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, पैसेंजर कार, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स की बात करें, तो वॉल्यूम ग्रोथ काफी पॉजिटिव है। अनुमान है कि इस साल भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगा, तो इसका बेनिफिट टायर सेक्टर को जरूर मिलेगा। सीएट एक बहुत बड़ा ओईएम एज वेल एज रिप्लेसमेंट मार्केट में प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक्सपेंशन भी रेगुलरली किया है, तो इसका फायदा भी इनको मिलेगा। इस साल जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो रॉ मटेरियल की कीमतों में करीबन 30-35% नेचुरल रबर प्राइसेस पीक से गिरे हैं, तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। इनके निवेश से मैं यही कहूंगा कि इनको कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम देना है, क्योंकि FY24 और FY25 ये सारे टायर कंपनीज के लिए अच्छी होंगी, इनफैक्ट सीएट के लिए भी अच्छी होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सा समय यहाँ पे बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर मॉडरेटली फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, और अगर निवेश किया है तो मुझे लग रहा है 1-1.5 साल का टाइम फ्रेम इनको यहाँ पे देना चाहिए, उसके बाद ही उनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, 1-1.5 साल का समय आपको देना चाहिए सीएट को। आपको बेहतर अगर एग्जिट पॉइंट खोज रहे हैं तो बेहतर एग्जिट पॉइंट मिलेगा। अगर आप निवेश के लिए रखना चाहते हैं तो भविष्य को लेकर बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी, सफाई मिल जाएगी आपको शेयर के भाव को लेकर। अगले दर्शक को भी जोड़ेंगे, और ये भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। नरेंद्र जी का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए, और इनके पास है टाटा स्टील के शेयर 1117 रुपये का है भाव। आज हम देख रहे हैं कि स्टील स्टॉक्स में थोड़ी सी रौनक है, लेकिन कुणाल, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सत्र कह लें या पिछले कुछ महीने स्टील के जो स्टॉक्स रहे हैं वो ट्रेडिंग बेट्स बन के रह गए हैं, और उसमें ट्रेड के मौके लोगों को खूब मिले हैं। ऊपर नीचे भाव काफ़ी हुए हैं। टाटा स्टील, जैसे कि अभी चर्चा हम कर रहे थे कल परसों के सत्र में भी, कि 120-25 की जो रेंज है उसमें थोड़ा सा एक हर्डल है, एक बाधा आएगी, उसके बाद शायद ऊपर ये शेयर जा सकता है। आपको क्या लग रहा है, आपकी रीडिंग क्या कहती है? टाटा स्टील 113 पर है, 117 खरीद इनको करना क्या चाहिए? सही बताया, ये सब काउंटर्स एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग रेंज में आ चुके हैं, और उसका रीजन ये था कि हमने 2020 और 21 में एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव रैली देखी थी। तो इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन विद प्राइस करेक्शन इज लाइकली। अगर हम टाटा स्टील के रीसेंट फॉर्मेशन की बात करें तो जुलाई 2022 से लेके अब तक इस काउंटर ने बहुत ही अपनी पॉजिटिव एक मूवमेंट बना के रखी है। अगर हम रीसेंट सपोर्ट की बात करें तो इस काउंटर में बन रहा है 110 के लेवल पे, और ये प्रेजेंट लेवल से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज भी ये पॉजिटिव चल रहा है।
मुझे लगता है ये काउंटर अगले 15 दिनों में हमें 120 से 122 तक के लेवल्स बता सकता है। अगर टाटा स्टील 125 के ऊपर निकलता है तो अपनी प्रीवियस हाई दैट इज अराउंड 150 के लेवल्स की और प्रस्थान करेगा। सो एज ऑफ नाउ बने रहे, शॉर्ट टर्म टारगेट 125 122 का होगा और नई बाइंग 125 के ऊपर फिर से कर सकते। ठीक है, जो टारगेट है 122 का, तो 113 के ऊपर 113 पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी ठीक ठाक अभी गुंजाइश बनती है ऊपर जाने के लिए। 125 के ऊपर नई खरीद की सलाह है कुणाल की तरफ से। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है और इंपोर्टेड कोयला से चलने वाले पावर प्लांट्स को पूरी क्षमता से चलाने का आदेश आया है। डिटेल्स क्या हैं, पावर कंपनियों के लिए किस तरह से बेनिफिशियरी हैं, इस पूरी खबर के मायने क्या हैं, ये समझाएंगे हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, देश में लगातार बढ़ते पावर डिमांड को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल एक बार फिर से किया है लास्ट ईयर की तरह, और इसके हिसाब से सभी इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो कि एनसीएलटी के दायरे में भी हैं, उन्हें इस बात के आदेश दिए गए हैं कि वो पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट करें। इसका मतलब ये है कि ऐसे पावर प्लांट्स को कोयले के इंपोर्ट में बढ़ोतरी करनी होगी और पावर जनरेशन में भी बढ़ोतरी करनी होगी। ये फैसला दरअसल उस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिसमें ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि पावर डिमांड में और तेज़ी आएगी गर्मियों के समय में, और अप्रैल महीने में पीक आवर पावर डिमांड जो है वो 230 गीगावाट के लेवल पर पहुंच सकती है। लिहाजा इस डिमांड को मीट करने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। हालांकि पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त भी दी गई है कि उनके पास जो सरप्लस पावर होगा वो पावर एक्सचेंजेस के थ्रू बेच सकते हैं। हालांकि पहली प्राथमिकता जो है उन डिस्कॉम्स या राज्यों को ही देनी होगी जिनके साथ उनका पावर परचेज एग्रीमेंट है। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें कि सीए, एनटीपीसी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ऑफिशियल्स होंगे जो कि इस बात को निर्धारित करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि ऐसे पावर प्लांट्स को हाई कॉस्ट पे कोयले के इंपोर्ट में बढ़ोतरी करनी होगी। लिहाजा वो वेरिएबल कॉस्ट डिसाइड करेंगे जिसको कि पीपीए होल्डर पर पास ऑन किया जाएगा। लेकिन अगर किसी डिस्कॉम को ऐसा लगता है जिनके साथ पीपीए है कि ये जो रिवाइज कॉस्ट है ज़्यादा है तो और वो पावर लेने से मना करते हैं, तो वो क्वांटम जो है पावर एक्सचेंजेस के थ्रू बेचने की इजाज़त जो है पावर प्लांट्स को दी गई है। किसी पावर प्लांट्स के पास मान लीजिए मल्टीपल पीपीएज हैं और उसमें से कोई एक डिस्कॉम जो है पावर लेने से मना करता है रिवाइज कॉस्ट पे, तो पावर प्लांट्स को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो क्वांटम वो पावर एक्सचेंज पर बेच लें और जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो पावर प्लांट और डिस्कॉम के बीच में 50-50% के रेशियो में शेयर कर लिया जाएगा। पूरी कवायद इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है कि गर्मियों में पावर की किल्लत ना हो और पावर जनरेशन में तेज़ी आए। ऊर्जा मंत्रालय के आदेश के हिसाब से ये जो ऑर्डर है वो 16 मार्च से इफेक्ट में आ रहा है और जून 2023 तक प्रभाव में रहेगा। ठीक है, तो गर्मियों को ध्यान में रखकर ये ठंडक देने वाली खबर सरकार की तरफ से आई है और ये आदेश बहुत अहम है। आपके एसी कूलर गर्मियों में बंद ना पड़े और आपको गर्मी ना लगे, इसका ख्याल सरकार ने रखा है। और हम देख रहे हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में पावर स्टॉक्स हैं तो आज वहाँ पर ज़बरदस्त रौनक दिख रही होगी। आप देखिए अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। 2 से 4%, 5% की तेज़ी है। अडानी पावर तो 5% के सर्किट पर लॉक है, लगातार ये सर्किट पर चल रहा है और आज एक खबर का इसको बूस्ट भी आ गया। लेकिन आईईएक्स भी हम लेकर आएंगे। आईईएक्स देखिए, जो कि जैसा कि प्रकाश बता रहे थे कि जो सरप्लस पावर होगा उसको कंपनियां पावर एक्सचेंज के जरिए बेच भी पाएंगी, तो निश्चित तौर पर पावर एक्सचेंज पर वॉल्यूम बढ़ेगा और उस बढ़ते वॉल्यूम का जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा आईईएक्स, जिसकी एक तरह से मोनोपोली है इस बिजनेस में, पावर ट्रेडिंग का कारोबार करती है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज पर जो सरप्लस बिजली होती है वो बिकने के लिए आती है और निश्चित तौर पर इसको फायदा होगा। अविनाश जी, आपसे व्यू चाहेंगे, पावर स्टॉक्स पर भी व्यू दीजिए और आईईएक्स पर भी। काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इस शेयर ने और हमने बहुत समय के बाद देखा है कि कुछ राहत देने वाली एक खबर निकल के आई इस सेक्टर के लिए भी और आईईएक्स के लिए भी। यहाँ से पावर स्टॉक्स में किसी को मान लीजिए स्टॉक पिकिंग करनी हो, कुछ पिक एंड चूज़ करना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रौनक आ नहीं रही थी और एक रेंज में ही स्टॉक्स घूम रहे थे। अगर हम अडानी पावर छोड़ दें क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ था, आपकी नज़र कहाँ पे है और आईईएक्स पर खास तौर से आपका व्यू चाहेंगे? देखिएगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि पावर जनरेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और Q3 के नंबर सारी कंपनीज के बहुत ही दमदार आ गए।
तो पावर जनरेशन में प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। और अभी ये जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव है कि वो पावर कंपनीज को अपनी एक्सेस जो भी पावर की प्रोडक्शन होगी उनको एक्सचेंज पे वो बेच सकते हैं, तो इससे डेफिनेटली इंडिया का सबसे बड़ा जो पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है IEX, उसको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पे काफी अंडर परफॉर्मेंस हमने इस शेयर में काफी समय के लिए देखा है, लेकिन अभी भी ये कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस है, करीबन 95% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। इन्होंने अभी गैस की वॉल्यूम्स, गैस के एक्सचेंज भी शुरू कर दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स वो कार्बन क्रेडिट की भी एक एक्सचेंज खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो काफी ऐसे ग्रोथ ट्रिगर्स है IEX के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो निवेशक यहाँ पे निवेश करे कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे, क्योंकि बोनस इशू के बाद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे। और रही बात पावर जनरेशन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि टाटा पावर सबसे वेल पोजिशनड है और सरकारी में NTPC अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों विकल्प इवन करंट प्राइस पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी कमाई आपको अगले 12-15 महीने में मिल सकती है। जी, टाटा पावर आज बिल्कुल 2.5% की मजबूती के साथ दोनों ही शेयर ट्रेड कर रहे हैं और 12 से 15 महीने के लिए यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौके बन सकते हैं। टाटा पावर 300 रुपये के भाव तक गया था, उसके बाद करेक्ट हुआ, 200 के नीचे आया, लेकिन आज की खबर से निश्चित तौर पर मूड सुधरेगा और ये तेज़ी यहाँ पर नहीं थमने वाली है, ऐसा भरोसा अविनाश जी भी दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अगले दर्शक को जोड़ेंगे। अमित हमारे साथ हैं। अमित नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल मेरे पास 30 शेयर्स एट द रेट 1230 है और LG बालाकृष्णन ब्रदर्स 60 शेयर्स एट 700। तो इसको एग्जिट करूं या होल्ड करूं, एंड अगर होल्ड करना है तो हाउ लॉन्ग? ठीक है, एग्जिट करें या होल्ड करें, आपका निवेश का नजरिया था अमित? 5 to 6 मंथ्स था। ठीक है, 5 से 6 महीने होल्ड करना चाहते थे। अविनाश जी, आप व्यू दे पाएंगे? बजाज इलेक्ट्रिकल्स हमने देखा है कि काफ़ी एक रेंज में उतार चढ़ाव भरा इसमें ट्रेड रहा है। 1230 के खरीद है, 100 रुपये का नुकसान है शेयर में, क्या व्यू होगा आपका? मुझे लग रहा है कि कंपनी इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत छोटा इन्होंने एज्यूम किया है। मैं समझता हूँ कि देखिए, आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए जिस प्रकार का रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्रेशर है, जिस प्रकार से मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है, हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर्स कंपनी को ये मार्जिन प्रेशर कंटिन्यूसली सस्टेन करना मिले। लेकिन इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच काफ़ी अच्छी है। अगर मानसून अगले साल अच्छा आता है तो ऑब्वियसली इनके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रूरल मार्केट्स में बेचे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको कम से कम 12-15 मंथ्स का नजरिया रखें और उसके बाद ही उनको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ऐसा कोई बड़ा अपसाइड आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो लॉन्गर टर्म अगर ये निवेशित रहते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ये कमा सकते हैं। अविनाश जी, क्या सेम व्यू LG बालाकृष्णन के लिए भी होगा? क्योंकि 700 के भाव पर खरीदे इन्होंने, थोड़ा सा इनके भाव से हल्का सा ये नीचे है। 2000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी, बहुत न तो बड़ी है न तो बहुत छोटी है। इसमें क्या भी होगा आपका? देखिए, LG बालाकृष्णन एक ऐसी कंपनी है जो एंसिलरी और व्हीलर सेक्टर को कवर करती है। मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर सेक्टर में अभी भी कोई बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ है। आप की सारी कंपनी देखिए, TVS मोटर को छोड़ के कोई बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ आया नहीं है, बट मेरे ख्याल से टू व्हीलर मार्केट अगले साल अच्छा पिकअप करेगा, क्योंकि काफी समय से एक्सपेक्टेशन है कि वॉल्यूम ग्रोथ रूरल मार्केट्स में आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से LG बालाकृष्णन काफी वेल पोजिशनड है, क्योंकि ये टू व्हीलर मार्केट में करीबन 60-70% मार्केट शेयर कमांड करते हैं और ग्रोथ काफी अच्छा है। तो यहाँ पे भी निवेश मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा लंबा रखे तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक रेंज में रहेगा, क्योंकि जब तक वॉल्यूम ग्रोथ टू व्हीलर सेक्टर से बढ़ता नहीं है तब तक कोई बड़ा ग्रोथ LG बालाकृष्णन को मिलेगा ऐसा लग नहीं रहा है। बट यस, 12 से 18 महीने में हमको लग रहा है कि रिकवरी जरूर आएगी और इससे कंपनी को जरूर फायदा होना चाहिए। LG बालाकृष्णन में भी बने रहने की सलाह है। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, मिर्जापुर वाले अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? अतुल, आपको आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। अतुल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने अपना सवाल हमें भेज दिया है। सवाल को शामिल कर लेते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और IDFC इनके पास है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे ऐसे दर्शक लगातार फ़ोन आते हैं IDFC को लेकर, सोशल मीडिया पर, हमें फ़ोन पर, SMS पर।
कि इस शेयर में करना क्या है। 79 रुपये के भाव पर इन्होंने लिया है शेयर ये, और अभी 75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने देखा है कि 40-45 रुपये के स्तरों से एक तरफा रैली दिखाई थी और ये शेयर 90 रुपये के आंकड़े को भी इसने पार किया था और चर्चा हो रही थी कि आप 100 रुपये के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन नहीं, वहाँ से फिर से ये फिसल गया। आप एक बार फंडामेंटल व्यू लेंगे, लेकिन पहले एक टेक्निकल चेक लेते हैं। कुणाल, IDFC आपका क्या व्यू होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 90 के भाव क्रॉस करने के बाद से जो प्रॉफिट टेकिंग का दौर है वो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है। पिछले महीने भर में 13-15% के आसपास ये करेक्ट हो गया है शेयर। अब कब इंप्रूवमेंट आएगी, आपको क्या लगता है? सो अभिषेक, आपने बाकी सब तो अच्छे से बता दिया कि इसमें कितनी बड़ी रुझान आई थी। अब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये बचा है कि अक्टूबर 2022, उसके बाद हुआ था दिसंबर 2022, और रिसेंटली ये काउंटर ने 3 बॉटम बनाई है, वो करीब बन रही है 80, 73 एंड 74 के बीच में। कल का अगर हम देखें, यस्टरडे का, तो बॉटम बना था 74 का और काउंटर एज ऑफ नाउ 75-30 पे चल रहा है। सो आई थिंक ये एक जोन जो है 70 जोन, वो एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। बहुत ही लंबी रुझान के बाद ऐसे साइडवेज कंसोलिडेशन भी आते हैं और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, दैट्स वेरी कॉमन। काउंटर अगर 70 के नीचे जाता है तो हमें शायद एहतियात बरतनी होगी, बट तब तक इस काउंटर में बने रहने की सलाह है। अगर यहाँ से काउंटर रिवर्स होता है और 79 के ऊपर निकलता है तो इसमें फिर से एक नई रुझान भी शुरू हो सकती है, तब नई बाइंग भी करी जा सकती है। ठीक है, IDFC को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एक व्यू आपसे अविनाश जी चाहेंगे। जो शेयर के भाव में जो गिरावट आई थी अविनाश जी, निश्चित तौर पर वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट था। 11 रुपये का डिविडेंड निकल गया, शेयर थोड़ा सा 11 रुपये नीचे आ गया। अब यहाँ से आप किस तरह के चाल देख रहे हैं IDFC के लिए? फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या निवेशित रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अभिषेक, IDFC में रुझान इसलिए है क्योंकि काफी लोगों को पता है कि IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक में रिवर्स मर्जर होने वाला है, और ये जब होगा तभी IDFC को काफी फायदा होगा। इनफैक्ट रिसेंटली IDFC ने करीबन 2000 करोड़ का इन्फ्यूजन IDFC फर्स्ट बैंक में किया है, तो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि वो बैंकिंग बिजनेस को बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, मेरे ख्याल से कम 6 to 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में अगर ये रिवर्स मर्जर पॉसिबल होता है तो इसमें बहुत अच्छा रीरेटिंग आपको मिलेगा, क्योंकि वैल्यू एक्रीशन जरूर IDFC के शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस लेवल से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट जरूर होगा, लेकिन आपको समझना है कि IDFC एज ऑफ नाउ तो एक होल्डिंग कंपनी है और IDFC फर्स्ट बैंक में उनका जो स्टेक है वो करीबन 40% के ऊपर है। तो ये डेफिनेटली ट्रिगर रहेगा या रिवर्स मर्जर का। ये जब होता है, अनाउंस होता है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी स्टॉक में एक अच्छी आपको अपसाइड देखने को मिलेगी। तब तक मेरे ख्याल से आपको इंतजार करना है, बट डेफिनेटली ये आने वाले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, IDFC को लेकर ये व्यू। अविनाश जी का आगे बढ़ेंगे। मुंबई से दर्शन हमारे साथ हैं। दर्शन नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास नवा करके शेयर है, नव भारत। नव भारत वेंचर्स। यस। ठीक है, नव भारत वेंचर्स, इसका नाम अब नवा हो गया है। ठीक है, चलिए दर्शन, आपने ये अपडेट भी किया, इसको हम अपडेट कर लेंगे अपने डेटाबेस में भी। लेकिन बताइए आपके पास कितने शेयर हैं और कब तक आप होल्ड कर सकते हैं इसको? 350 शेयर है, 220 का मैंने होल्डिंग किया हुआ है। 226 रुपये के भाव पर ये शेयर हैं, 350 की संख्या है और हमने साल भर में इस शेयर को डबल होते हुए देखा है। कुणाल, नवभारत वेंचर्स यानी कि नवा, हमने देखा था कि अब 52 वीक हाईस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 280 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। क्या भी होगा इसमें आपका शेयर में? जी अभिषेक, इस काउंटर ने 18 अगस्त को एक नया हाई बनाया था, वो था 279 का। वहां से गिरकर ये काउंटर आया था 175, 180 और फिर से अब ये लेवल वहीं पे पहुंचा है, दैट इज 280 लेवल्स, जो इसने करीब 3 दिन पहले कुछ हाई बनाया था। सो प्रीवियस हाई जो है वो शायद थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। हमें ध्यान रखना होगा कि ये काउंटर डिसाइसिवली 275, 280 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो यहाँ से एक नई रुझान शुरू हो सकती है। एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में इसकी रुझान तो पॉजिटिव ही है। सो एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी। इस काउंटर में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा, वो है 250 का। जब तक ये काउंटर 250 के ऊपर टिका हुआ है और स्लोली एंड स्टेडीली अपनी रुझान कंटिन्यू कर रहा है, प्लीज बने रहे इसमें। दी हायर लेवल्स कैन बी से 290 to 295 लेवल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक का सवाल लेंगे। मुंबई से ही सोमनाथ हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी नमस्कार। सर, किस शेयर पर सवाल है आपका? IRCTC पे है सर। कितने शेयर हैं सर? मेरे पास 200 शेयर है और मैंने 690 पे लिया।
690 की खरीद है, 650 के नीचे ट्रेड कर रहा है। IRCTC 200 शेयरों की क्वांटिटी है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूं सर। बिल्कुल सर, ठीक है। अविनाश जी, करेक्शन पर ही लिया है IRCTC। हमने देखा था कि पिछले साल और उसके पिछले साल ये शेयर बहुत तेज़ी से दौड़ा था। हालांकि हम देख रहे हैं कि अब थोड़ी सी एक रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। IRCTC आपका क्या व्यू है? यहाँ से आप ग्रोथ को लेकर किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते हुए देख रहे हैं? हालांकि IRCTC के लिए रेलवे से लगातार मौके भी बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, IRCTC एक रेगुलेटेड मोनोपोली है और उनका जो इंटरनेट बुकिंग का जो बिजनेस है, वहाँ पे तो करीबन 50-60% के कामकाजी मुनाफे के मार्जिन वो कमाते हैं। मैं समझता हूं कि देखिए, जिस प्रकार का रेलवे बजट इस बार प्रेजेंट हो गया है और जिस प्रकार का खर्चा गवर्नमेंट रेलवेज पे करने वाली है, इसका फायदा तो IRCTC को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इंटरनेट टिकटिंग का जो बिजनेस है वो एक सस्टेन्ड बिजनेस मॉडल है। अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कम से कम 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए, इस स्टॉक ने 1.5-2 साल पहले बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी, उसके बाद अंडर परफॉर्म किया है। बट अगर इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो बिल्कुल कर्जा मुक्त बैलेंस शीट है। काफी इन्वेस्टमेंट अभी अफोर्डेबल होटल्स में भी ये कर रहे हैं, तो काफी इनिशिएटिव्स कंपनी कर रही है और गाड़ियों के नंबर्स भी बढ़ा रहे हैं, तो उसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। बट आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना जरूरी है। मैं समझता हूँ अगले 1.5-2 साल में इनका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ठीक है, IRCTC को होल्ड करने की सलाह है अविनाश जी की तरफ से। थोड़ा सा समय आपको इसको देना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने क्रिप्टो को समय दिया और बबल जब बर्स्ट हुआ उसके बाद जो लोग उसमें बने रहे, निश्चित तौर पर अब वो खुश होंगे, क्योंकि अब फिर से बिटकॉइन का जो भाव है $25 के ऊपर निकल गया है। आखिर क्रिप्टो करेंसीज में क्यों जोश लौटा है और आप इसमें आगे के लिए ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं, ये आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे और समझाएंगे कि चाल किस तरह से रही है, तमाम क्रिप्टो करेंसीज में रिटर्न्स किस तरह के रहे हैं। लेकिन आप बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस लेकर आएंगे और वो भी कंजम्पशन शेयरों पर। विनी हमारे साथ जुड़ गई हैं बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस लेकर, और विनी से जानते हैं कि ITC और मैरिको को लेकर दिग्गज ब्रोकरेज कंपनियां क्यों बुलिश हो गई हैं और क्या टारगेट दे रही हैं। विनी, हम देख रहे हैं कि ITC को लेकर 450 रुपए के लक्ष्य आ रहे हैं। लगातार ये शेयर चला है, 380 रुपए के पास अभी भी ट्रेड कर रहा है। क्या तर्क दे रहे हैं ब्रोकरेजेस इस टारगेट के पीछे, और मैरिको के लिए क्या फैक्टर बनेगा? तो बिल्कुल 2 नोट्स आई हुई है FMCG स्पेस में। जो है, पहला ITC की बात करते हैं। वहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की नोट है ITC पे, वो बाय मेंटेन कर रहे हैं, बाय रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। टारगेट प्राइस दिया हुआ है 450 रुपीज़ पर शेयर। वो बोल रहे हैं कि जो उनका FMCG बिजनेस है वो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है अभी ITC के ओवरऑल EBIT परफॉर्मेंस में, और उनकी जो कैपिटल एलोकेशन है वो इम्प्रूव हुई है। जो तो रिजल्ट कर रही है क्या है, 85% ऑफ पैट टू फ्री कैश फ्लो जनरेशन एंड कन्वर्जन है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट वहाँ पे भी दिख रही है। ओवरऑल उनकी PE देखे तो स्टीप डिस्काउंट पे है कंपेयर टू अदर FMCG प्लेयर्स, भूलिए मत। और ओवरऑल प्रीमियम जो ITC का प्रीमियम है ओवर ग्लोबल टबैको प्लेयर्स, वो भी इन लाइन है जैसे पास्ट में रहा हुआ है, और उनकी PE इन लाइन है 15 ईयर एवरेज के साथ, डिस्पाइट इंप्रूवमेंट जो देखी हुई है हमने ऑलरेडी कंपनी में। उसके अलावा अभी बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो है मैरिको। वहाँ पे सिटी ने एक्चुअली एक 90 डे का ओपन पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच किया हुआ है ओपन, तो वहाँ पे वो बिलीव कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्सिलरेट हो रही है कंपनी की, स्पेशली उनकी कॉ ब्रांड्स में। वहाँ पे इंप्रूवमेंट भी होगी इनकी ग्रोथ में कॉ ब्रांड्स में, जैसे पैराशूट देखे या सफोला देखे, वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करें कि अच्छी ग्रोथ और इंप्रूविंग ट्रेंड्स दिख रही है ये दोनों कोर ब्रांड्स कंपनी के लिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेल्दी अपटिक दिखेगा मैरिको के बिजनेस में, स्पेशली उनके Q4 में भी। और वो मानते हैं कि एक्चुअली जो स्टॉक वैल्यूएशन गैप है वर्सेस पीयर, वहाँ पे थोड़ी रूम है, और ओवरऑल इसीलिए अब उन्होंने एक 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच ओपन किया हुआ है मैरिको के लिए। ठीक है, तो जो मैरिको के जो बड़े ब्रांड्स हैं, सफोला या फिर पैराशूट, वहाँ पर डिमांड रिकवरी की साइंस निकल के आ रहे हैं, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस को मानना है, सिटी का ऐसा मानना है। और हम देख रहे हैं कि शेयर में आज तेज़ी भी है, मैरिको 2% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है इस वक्त। विनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। चलिए, इसी के साथ शो को समाप्त करने का भी समय हो गया है। अविनाश जी, आपका बहुत शुक्रिया। कुणाल, आपका भी थैंक यू बोलेंगे आज हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूजा लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। नमस्कार।